वेलकम बैक टू बॉटनी क्लास स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ब्रायोफाइट्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो जो ब्रायोफाइट डिवीजन है वह एक ग्रीक वर्ड से बना है ब्रायन, जिसका मतलब होता है मॉस, और ये तकरीबन 25,000 स्पीसीज़ इंक्लूड करता है। और ब्रायोफाइट जो है एक नॉन वस्कुलर प्लांट है, कहने का तात्पर्य है कि जिसमें जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता है और एम्ब्रियो फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। ब्रायोफाइट का जो प्लांट है वो तकरीबन 2 से 60 सेंटीमीटर की हाइट अटेन कर सकता है। और इसकी खासियत ये है कि ये मॉइस्ट शेडी प्लेसेस में होता है, छायादार स्थान इसको चाहिए होता है पनपने के लिए। और ज़्यादा हाइट इसकी नहीं अटेन हो पाती क्योंकि इसमें एक तो रूट सिस्टम नहीं होता है, फिर वस्कुलर टिश्यूज़ नहीं होते हैं और किसी भी प्रकार का मैकेनिकल टिश्यू या क्यूटिकल नहीं पाया जाता है। तो इन सब के एब्सेंस में प्लांट जो है उसकी हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ती है। तो बेसिकली हम ये मान सकते हैं कि ब्रायोफाइट जो है एक थैलोफाइट है जो कि डिफ्रेंशिएटेड नहीं है रूट, स्टेम और लीफ के अंदर, लेकिन ये टेरेस्ट्रियल है, मतलब जलीय नहीं है, एक्वाटिक नहीं है, टेरेस्ट्रियल है। मोस्टली प्लांट जो हैं वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में पाए जाते हैं। और लेकिन फर्टिलाइजेशन के टाइम पर इसको आवश्यकता होती है पानी की, और यही कारण है कि ये टेरेस्ट्रियल है लेकिन रिप्रोडक्शन के टाइम पे इसको पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए इसे एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से भी जाना जाता है। ब्रायोफाइट की जो स्टडी है उसको ब्रायोलॉजी कहा जाता है। जोहान्स हेडविग जो हैं उनको फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कहा जाता है। और अगर हम फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी की बात करते हैं तो शिवराम कश्यप का नाम आता है। तो फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी शिवराम कश्यप हैं। ये कई बार पूछा जाता है, प्रश्न आपको 1 नंबर 2 नंबर के प्रश्नों में आ सकता है। अब आते हैं, ये तो हमने जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया कि ब्रायोफाइट जो हैं वो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, मॉइस्ट शेडी प्लेसेस में ये पाए जाते हैं और इनमें जो है वस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता है, रूट, स्टेम, लीव्स के अंदर डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते हैं। तो ये तो एक जनरल इसका हमने आइडिया आपको दिया था या इंट्रोडक्शन दिया था। अब अगर हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो हम शुरू करते हैं कि जैसा कि हमने एल्गी में भी पढ़ा था कि वहाँ भी डिफ्रेंशिएशन नहीं पाया जाता रूट, स्टेम और लीफ में। और वहाँ पर भी आपने पढ़ा होगा कि जो लाइफ साइकिल है, जो जीवन चक्र है, उसमें 2 प्रकार के पौधे या 2 फेजेस पाई जाती हैं, एक गैमेटोफिटिक फेज़ और एक स्पोरोफिटिक फेज़। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक फेज़ प्रेजेंट होती है लाइफ साइकिल में। और लेकिन दोनों ही फेजेस जो हैं, गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक फेजेस, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होती है, मतलब एक्सटर्नली अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल अलग होती हैं। गैमेटोफाइट जो है, यहाँ पर जो हैप्लॉइड प्लांट जो है ब्रायोफाइट का, वो डोमिनेंट होता है, वो फेज़ ज़्यादा टाइम के लिए रहती है, इंडिपेंडेंट होती है वो फेज़, ग्रीन और लीफी दिखने में ग्रीन दिखती है और लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको ज़्यादातर लिवरवर्ट्स के अंदर दिखाई देते हैं जो कि फ्रीली ब्रांच्ड होते हैं। अभी हम चित्र में भी देखेंगे कि ब्रांचिंग इसमें पाई जाती है, मोस्टली डाइकोटोमस ब्रांचिंग आपको देखने को मिलती है थैलस के अंदर, और ग्रीन कलर के होते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी के ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं होती गैमेटोफिटिक फेज़ की। लेकिन अगर दूसरी तरफ में हम स्पोरोफाइट की बात करते हैं तो स्पोरोफाइट आप देखेंगे वो डिपेंडेंट होता है, जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। प्रिमिटिव फॉर्म्स की बात करते हैं। प्रिमिटिव मतलब यहाँ पर आप लिवरवर्ट्स पढ़ेंगे और मॉसेस पढ़ेंगे। तो लिवरवर्ट्स जो हैं वो प्रिमिटिव हैं, उनके अंदर जो थैलस का स्ट्रक्चर है वो लीफी स्ट्रक्चर होता है, ब्रांच्ड होता है, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड आपको दिखाई देते हैं, प्रोस्ट्रेट होते हैं वो, मतलब ज़मीन पे लेटे हुए से दिखाई देते हैं आपको। और अगर हम मॉस की बात करते हैं तो मॉस उससे थोड़ा एडवांस होता है, उसमें आपको इरेक्ट ब्रांच दिखाई दे सकती है, एक्सेस दिखाई दे सकता है, लेटरल अपेंडेजेस दिखाई दे सकते हैं। तो ये एक फ़र्क होता है एक लिवरवर्ट और मॉस के अंदर। तो प्रिमिटिव जो फॉर्म है, रिक्शिया, मार्केंशिया जो हैं, उनके अंदर आपको गैमेटोफाइट प्रोस्ट्रेट टाइप का दिखेगा
और मॉस के अंदर आपको इरेक्ट ब्रांचिंग दिखाई देंगी और लेटरल अपेंडेजेस दिखाई देंगे। रूट्स मैंने जैसा आपको बताया यहाँ पर एब्सेंट होती हैं, तो रूट्स जो है उसका स्थान ले लेता है राइजोइड्स, और राइजोइड्स का काम भी प्लांट को बांधे रखना है और दूसरा वाटर का एब्जॉर्प्शन करना होता है। अब ये जो राइजोइड्स हैं ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। जब ये यूनिसेलुलर होते हैं तो ये अनब्रांच्ड होते हैं, किसी भी प्रकार की ब्रांचिंग इनमें नहीं पाई जाती, और जब ये मल्टी सेलुलर होते हैं तब ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होते हैं। देखिए जैसे ये आप चित्र देखेंगे तो सबसे पहला जो चित्र है, ये जो चित्र है ये एक आपको रिक्शिया का थैलस इसमें दिखाया हुआ है। ये एक लिवरवर्ट ही है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है थैलस का। ये आप देख रहे हैं डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है, ब्रांचिंग इसमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से मार्केंशिया है, ये सी जो है मार्केंशिया है, इसमें आपको राइजोइड्स भी दिखाई दे रहे हैं, यूनिसेलुलर राइजोइड्स इसमें लगे हुए होते हैं। और डी जो है ये पोरेला है, इसमें भी आप देख सकते हो ये लीफी टाइप स्ट्रक्चर जो है थैलस का स्ट्रक्चर दिख रहा है। उसी के दूसरी तरफ में अगर आप ई और एफ चित्र देखते हैं तो इसमें आप देखेंगे फिनेरिया और पॉलीट्राइकम, ये जो हैं ये मॉस हैं, जिसमें कि आपको गैमेटोफिटिक फेज दिखाई दे रही है। ये गैमेटोफाइट है जो कि देखिए लीफी स्ट्रक्चर है या एक एक्सिस आपको दिखाई दे रही है। आप ट्रू लीफ या ट्रू स्टेम तो इसको नहीं बोल सकते, लेकिन आपको इरेक्ट स्ट्रक्चर इसमें भी आपको देखिए लीफी अपेंडेजेस दिखाई दे रहे हैं। और ये जो गैमेटोफाइट है इसी के ऊपर जो है आप ये देखेंगे ये स्पोरोफिटिक फेज़ है या स्पोरोफाइट लगा हुआ है। आपको आगे मैं बताऊंगी कि स्पोरोफाइट में 3 हिस्से होते हैं, सीटा, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। तो ये आपको कैप्सूलर पार्ट दिख रहा है, ये सीटा पार्ट, और फुट अंदर की तरफ होगा इसमें। तो इस प्रकार से ये गैमेटोफिटिक फेज़ की हम यहाँ बात कर रहे थे। तो गैमेटोफिटिक फेज़ जो है ये लॉन्ग लिव्ड है, डोमिनेंट है, ग्रीन है और इंडिपेंडेंट होती है। और लिवरवर्ट्स में वो प्रोस्ट्रेट होती है, और अगर आप मॉसेस की बात करते हैं तो वो वहाँ पे इरेक्ट एक्सिस शो करती है, अपेंडेजेस शो करती है। रूट्स का आपको मैंने बता ही दिया कि रूट्स की जगह राइजोइड्स पाए जाते हैं। अब कुछ जगह आप देखेंगे कि राइजोइड्स के एडिशन में कुछ मल्टी सेलुलर स्केल्स भी मौजूद होते हैं, मोस्टली मेंबर्स ऑफ मार्केंशियल्स में। जैसे मार्केंशिया में भी आप देखेंगे वो स्केल्स जो हैं उनका काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। जो अपर टिप होती है, जो एपिकल रीजन होता है प्लांट के थैलस का, उसको वो प्रोटेक्ट करती हैं और वाटर एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करती हैं। अब ये तो हो गया बाहरी रूप से गैमेटोफाइट जो है किस प्रकार का आपको दिखाई देता है। अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, एनाटॉमी की बात करें, तो जो स्ट्रक्चर है, जो प्लांट की बॉडी है, वह पैरेन्काइमा सेल्स की बनी हुई होती है, और इसमें वस्कुलर टिश्यूज़ एब्सेंट होते हैं, मतलब कि जाइलम फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में यही है कि पैरेन्काइमा से बॉडी बनी हुई होती है। फिर आता है रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं, तो रिप्रोडक्शन जो है यहाँ पर वेजिटेटिव टाइप का और सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो मोस्टली फ्रैगमेंटेशन से होता है। मान लीजिए कोई थैलस है, वो कहीं से इंजर्ड हो गया या कहीं से कोई इंसेक्ट उसको खा गया या वो गल गया, तो वो पार्ट अलग हो जाता है, और जब वो पार्ट अलग हो जाता है तो वो पार्ट नया थैलस बनाने के लिए सक्षम होता है। इसके अलावा कुछ और ऐसे स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं जो पाए जाते हैं जिनके द्वारा भी रिप्रोडक्शन वेजिटेटिवली हो सकता है, जैसे कि ट्यूबर्स हैं, गैमे हैं। ये आपको डिटेल में हम जब मार्केंशिया पढ़ेंगे तब बताएंगे, अभी मैं आपको चित्र की सहायता से बता देती हूँ। जैसे कि देखिए ये स्पेशलाइज्ड ग्लोबो स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं ट्यूबर्स। ये जब अलग होते हैं तो फेवरेबल जब भी कंडीशन आती है तो ये ट्यूबर्स से नया थैलस बनाने में सक्षम होता है। ये गैमा कप है जिसमें इस प्रकार का ये एक गैमा का स्ट्रक्चर है, इस प्रकार का गैमा पाया जाता है। तो जब ये गैमा कप फट जाता है, गैमास बाहर निकल जाते हैं, तो फिर ये गैमा जो है जर्मिनेट करके नया थैलस बना सकता है। तो ये एक तरीके से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का प्रकार है, जिससे कि
थैलस जो है अपना नया थैलस बनाने में सक्षम होता है। अब बात करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर oogamous टाइप का होता है और जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो मल्टी सेलुलर हैं, ये इसकी खासियत है। और जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उनके चारों तरफ स्टेराइल जैकेट पाई जाती है। जैसा कि आपको एल्गी में बताया गया था कि कोई स्टेराइल जैकेट वहाँ पर नहीं पाई जाती सेक्स ऑर्गन्स के चारों तरफ, और एक्सेप्शन था सिर्फ एक कारा जहाँ पर पाई जाती है स्टेराइल जैकेट, लेकिन बाकी कहीं पे भी स्टेराइल कवरिंग नहीं पाई जाती। लेकिन ब्रायोफाइट की ये खासियत है कि यहाँ पर सेक्स ऑर्गन्स मल्टी सेलुलर होते हैं और उसके चारों तरफ स्टेराइल जैकेट पाई जाती है। मेल सेक्स ऑर्गन जो है उसको एंथ्रीडिया कहा जाता है, वो स्टॉक्ड होता है, छोटा स्टॉक उसमें पाया जाता है, ग्लोबोज या इलिप्टिक होता है स्ट्रक्चर के अंदर, स्टेराइल जैकेट मैंने जैसा आपको बताया होता ही है उसमें। और अगर हम चित्र देखें तो ये देखिए, ये है एक एंथ्रीडिया का स्ट्रक्चर जिसमें आप देख रहे हैं ये स्टॉक है, ये इसकी आउटर कवरिंग या आप कह सकते हैं ये जैकेट है, और ये एक चैम्बर है जिसमें ये पाया जाता है, ये एंथ्रीडियल चैम्बर हो गया। और ये एंड्रोगोनियल मदर सेल्स हैं जिनको कि एंड्रोसाइट्स बोलते हैं, और हर एक एंड्रोगोनियल मदर सेल जो है वह एक एंथ्रोजॉइड बनाता है। और एंथ्रोजॉइड जो है वो एक मेल गैमीट है जो कि फ्लैजिलेटेड होता है, बायफ्लैजिलेटेड मोटाइल होता है ये एंथ्रोजॉइड, जिसको हम डिटेल में जब जेनरा पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। अब आते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वह आर्कीगोनिया होता है, फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें नीचे का जो स्वोलन एरिया है वह वेंटर कहलाता है, और ऊपर का जो इलोंगेटेड नेक है वो ऊपर का जो इलोंगेटेड पोर्शन है उसको नेक पोर्शन कहते हैं, और यह भी पूरा का पूरा जैकेट से या स्टेराइल सेल से ढका हुआ होता है। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, ये एक वेंटर कैनाल सेल है, वेंटर सेल है, और ये कवर सेल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और कवर सेल दिखाई दे रहा है, और ये आपको स्वोलन जो पोर्शन है ये आपका वेंटर हो गया, ये आपका नेक हो गया। तो ये एग सेल आप देख रहे हैं यहाँ पर, और ये आर्कीगोनिया का पूरा स्ट्रक्चर है। अब वाटर जो है वो फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है, और फर्टिलाइजेशन जब होता है तो एंथ्रोजॉइड्स एंटर करते हैं नेक सेल से अंदर, और एक एंथ्रोजॉइड जो है वह फ्यूज़ करता है एग सेल से और जाइगोट बना लेता है जो कि एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। अब जो जाइगोट बना है वो तुरंत से ही उसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, कोई रेस्टिंग फेज़ यहाँ पर नहीं होती है जाइगोट के लिए, तो तुरंत से ही वहाँ पर डिवीजन स्टार्ट होता है। और जो पहला डिवीजन होता है वह ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। ट्रांसवर्स से मतलब होता है कि जब भी आप कोई डिवीजन देखते हैं, ये अगर सेल है तो ये डिवीजन ट्रांसवर्स डिवीजन कहलाएगा। इसमें अब जो बाहर का सेल है, ये सेल है, मान लीजिए सपोज़ ये आर्कीगोनिया में इस तरीके से एग था, इसमें जाइगोट बना, जाइगोट के अंदर ये डिवीजन हुआ, तो ये बाहर का सेल कहलाएगा, ये अंदर का सेल कहलाएगा। तो अगर बाहर के सेल से सारा का सारा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है तो इस प्रकार का मोड ऑफ डेवलपमेंट जो है वह एक्सोस्कोपिक मोड कहलाता है। तो ये एक्सोस्कोपिक मोड ऑफ डेवलपमेंट यहाँ पर शो होता है स्पोरोफाइट के लिए। स्पोरोफाइट जो है वो एम्ब्रियो से बनता है और एक तरीके से कम्प्लीटली डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गैमेटोफाइट जो बन रहा है, उस गैमेटोफाइट में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वह आर्कीगोनिया है। उस आर्कीगोनिया के अंदर ही जाइगोट फॉर्म हुआ, तो जाइगोट से स्पोरोफाइट बन रहा है। इट मीन्स जाइगोट जो है वो गैमेटोफाइट पे स्थित है और वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है एक तरीके से गैमेटोफाइट पे, हम यह कह सकते हैं। स्पोरोफाइट यहाँ पर अब जब डिफ्रेंसिएशन होगा तो 3 हिस्सों में वो विभाजित हो जाता है, या 3 हिस्से होते हैं उसके, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। कुछ मेंबर्स में आप देखेंगे कि स्पोरोफाइट में सिर्फ कैप्सूल पाया जाता है, फुट और सीटा नहीं पाया जाता। जैसे कि उदाहरण के लिए रिक्शिया। स्पोरोजिनस सेल्स जो हैं वो कैप्सूल में जो प्रेजेंट होते हैं, जो कैप्सूल बनता है उसमें स्पोरोजिनस सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो स्पोरोजिनस सेल्स जो हैं वो हैप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं।
अब क्योंकि ज़ाइगोट डिप्लॉइड था तो सारे स्पोरोजिनस सेल डिप्लॉइड हैं, लेकिन उनमें मियोसिस होगा और मियोसिस होने से जो स्पोर बनेंगे वो सारे कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। अब जो स्पोर्स हैं वो सारे एक जैसे एक समान होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं क्योंकि उसमें कोई फ्लैजिला नहीं पाया जाता, तो वो विंड की सहायता से, हवा की सहायता से ही फैल सकते हैं। ये देखिए आप इसमें देख सकते हैं आप, जैसे कि मार्केंशिया है, रिक्शिया है, कॉर्सिनिया है। तो ये आप रिक्शिया में हमने कहा था आपको कि इसमें फुट और सीटा नहीं दिखाई देता, तो ये सिर्फ कैप्सूल है जो कि धंसा हुआ है उसके थैलस के अंदर। और ये स्पोर टेट्राड्स आप देख रहे हैं, स्पोर टेट्राड्स बन गए यहाँ पर, कैप्सूल वॉल आप देख रहे हैं। और अगर इसी तरफ में आप मार्केंशिया को देखते हैं तो फुट भी प्रेजेंट है इसमें, सीटा पोर्शन भी प्रेजेंट है और कैप्सूल भी प्रेजेंट है, और जो कि जैकेट से ढका हुआ होता है। इसी प्रकार से अगर कॉर्सिनिया को देखते हैं तो इसमें भी आपको फुट दिख रहा है, ये सीटा रीजन दिख रहा है, और ये कैप्सूलर सीटा रीजन नहीं है, इसमें फुट रीजन है और कैप्सूल है कॉर्सिनिया के अंदर। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, तो ये एक्सेप्शन हो गया जिसमें आपको फुट और सीटा में दोनों ही नहीं हैं या एक चीज़ प्रेजेंट है। वैसे तीनों चीज़ें जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं एक किसी भी एक स्पोरोफाइट में, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। तो कोई चीज़ नहीं प्रेजेंट है तो वह उसका एक्सेप्शन है, जैसे कि हमने रिक्शिया के लिए कहा, उसमें फुट भी प्रेजेंट नहीं है और सीटा भी प्रेजेंट नहीं है। अब अनफेवरेबल कंडीशंस, जब फेवरेबल कंडीशंस आती है, जब ये स्पोर जो बन गया है, ये स्पोर जो है स्पोरोफाइट की वॉल फटती है, कैप्सूल की वॉल फटती है और ये स्पोर्स बाहर निकलते हैं और विंड की सहायता से फैल जाते हैं। अब ये स्पोर जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो फिलामेंटस जर्म ट्यूब बना लेती हैं और नया यंग गैमेटोफाइट जो है वो बनाती हैं, जैसे कि रिक्शिया और मार्केंशिया में। और मॉस के केस में एक ये स्ट्रक्चर बनाती है जिसको कहते हैं हम प्रोटोनीमा, जिससे कि फिर गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से ब्रायोफाइट में दो फेजेस हमने पढ़ी, स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक फेज़, जिसमें कि गैमेटोफिटिक फेज़ डोमिनेंट फेज़ होती है, ज़्यादा समय तक रहती है, इंडिपेंडेंट होती है। लेकिन स्पोरोफिटिक फेज़ जो है वो कम समय के लिए रहती है, दूसरी डिपेंडेंट होती है गैमेटोफाइट पे। ये आपको ध्यान रखना है, डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, क्योंकि वो गैमेटोफाइट पे ही बनती है और उसका डिपेंडेंस होता है गैमेटोफाइट से ही। और जो स्पोर बनते हैं वहाँ पर स्पोरोफाइट में वो हैप्लॉइड होते हैं क्योंकि वहाँ मियोसिस होता है, और जो स्पोर्स निकलते हैं उनसे वापस से हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बन जाता है। तो आशा करती हूँ ये आपको जनरल इंट्रोडक्शन या कैरेक्टर्स ब्रायोफाइट के समझ में आए होंगे। आप बुक से भी पढ़िए। जिन भी बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि मैं जो भी वीडियोज़ आपको डालूँ आप सभी उससे लाभान्वित हों। और कुछ भी प्रॉब्लम होती है आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।